मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है, इसको हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे, और जिसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सबको कवर करेंगे एक एक करके। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपको टॉपिक का नाम ही नजर आ रहा होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं कम से कम उस टॉपिक के बारे में हमें बेहतरीन पता होना चाहिए कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करें। तो ध्यान बनाए रखना, यानी कि कर्ता द्वारा सब्जेक्ट, उसी को आप सब्जेक्ट कह सकते हो, उसी को आप कर्ता कह सकते हो, उसी को आप स्पीकर या वक्ता कह सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो कहिएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों को, जो भी कर्ता के द्वारा वास्तविक शब्दों को बोला जाता है तो उसके द्वारा बोले गए वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों, हु बाहु, ज्यों का त्यों से मतलब होता है सेम टू सेम, हु बाहु इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं, मान लीजिए कि वक्ता या कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में जो भी उसके द्वारा वास्तविक शब्द बोले जाते हैं, रियल एग्जैक्ट वर्ड बोले जाते हैं, उन एग्जैक्ट वर्ड में थोड़ा परिवर्तन करके, कुछ परिवर्तन करके बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आपको क्या समझ आया, अब हम तुम्हें अपनी भाषा में समझाते हैं। देखो सबसे पहले यही बात लिखी हुई है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें पीसी रेन की, तो पीसी रेन ने डेफिनेशन दी है डायरेक्ट स्पीच की, कि वो डेफिनेशन क्या है कि बी में कोट हिज एक्चुअल वर्ड, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड को, इजेक्ट वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो यहां पे हिंदी में भी दे रखा है, जब वक्ता होता है यानी कि स्पीकर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को सेम टू सेम, ज्यों का त्यों, ठीक उसी के शब्दों को व्यक्त किया जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके द्वारा बोले गए शब्दों को रख दिया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज ध्यान बनाए रखना, जो भी उसके द्वारा एग्जैक्ट वर्ड यानी कि एक्चुअल वर्ड बोले जाते हैं, वास्तविक शब्द जो बोले जाते हैं, उनको हमेशा, उस स्पीच को हमेशा कहां रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। कहां रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे यहां पर देखो, ये पोर्शन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक चीज और समझा दें, हमेशा आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा कि यहां पर ऐसे करके अगर हमने लिखा तो यहां पर जो चीज लिखी हुई होती है वो हमारी सब्जेक्ट कहलाती है, यहां पर जो लिखा होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बार और बोल दीजिएगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और यहां पर जो चीज भी लिखी होगी उसको हम क्या कहेंगे, बोले सर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद एक कॉमा लगा होगा। अच्छा, सेंटेंस में कॉमा का काम सिर्फ इतना होता है, ये क्या करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। इसके बाद इस सब्जेक्ट के द्वारा बोले गए जो एक्चुअल वर्ड होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और सर एक चीज और मैं बता दूं कि इसके द्वारा बोले गए शब्द जो एक्चुअल वर्ड होते हैं, जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने ठीक सुना, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आपके स्कूल में
आपके कॉलेज में या किसी अन्य पर्सन के द्वारा जब भी आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ शब्द क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ जो शब्द होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, तो ये इतना सा जो पोर्शन होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद जितना पोर्शन हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। एक बार को समझिएगा, यहां पर देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये राम दे रखा है, फिर सैड लगा है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे इसमें राम क्या है, तो आप तुरंत कहोगे ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये वाला इतना पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसके बाद जो भी रखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। फिलहाल इस वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कॉमा लगा है और इसके बाद ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है। जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है और आपसे कोई पूछे इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने कहा आपको इतनी सारी चीजें बढ़िया समझ आ गई होंगी। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में, वक्ता या स्पीकर द्वारा बोले गए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखना। मैंने क्या बताया, उसके द्वारा जो भी इजेक्ट वर्ड बोले जाते हैं, जो भी रियल वर्ड बोले जाते हैं, तो जो रियल वर्ड होते हैं, रियल स्टेटमेंट होता है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, और जो भी परिवर्तन करके हम उसको रखते हैं वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और ये जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखा जाता है, यानी कि उसमें किसी तरीके का कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता। एक बार नीचे वाला स्टेटमेंट आप समझिएगा, अपने आप चीजों को समझ जाओगे। हमने फिर इसी सेंटेंस को ये बनाया, राम का यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार लेंगे, सैड का बेटा देखो सैड ही हो जाएगा। इसके बाद कॉमा के स्थान पर क्या लगेगा, डैट लग जाएगा, ठीक है। आई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा राम, और राम के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ही। इसके बाद इज आर एम को काय में चेंज कर देंगे भाई, बाजवर में चेंज कर देंगे। इसके बाद नाव का क्या हो जाएगा, THEN देन हो जाएगा। बोलो इतनी बात हमको समझ में आ गई, बोले समझ आ गई। इस कथन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। अब सारी चीजें, अब तुमसे कोई पूछे कि ये स्टेटमेंट क्या है, तो तुरंत कह देना सर इस स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बोलो एक बार क्या कहोगे, सर इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक तो इसमें कर्ता ने बोला तो आई था, आपने इन कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में परिवर्तन कर दिया, और क्या परिवर्तन किया, आई के स्थान पर ही। कर्ता ने बोला तो एम था और आपने क्या कर दिया, बाज। तो देखो कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। यही कर्ता ने बोला तो नाव था, तुमने क्या कर दिया, देन, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा बोले गए स्टेटमेंट में कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंज करके जो आप स्टेटमेंट बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखते हो वही स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मुझे लग रहा है मेरी बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बेहतरीन समझ आया होगा। फिर हम यहाँ पर आपके नोट्स बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे आए हैं। देखो वही चीज हमने आपको बताया है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या करोगे, ये सब चीजें डैट से, वो सब बनाने का आपको तरीका। और एक एडवर्ब आपको नाउ दे रखा था, उसको देन में बदल दिया, ठीक है। इजारे में यानी कि प्रेजेंट में दे रखा था, उसको बाजवर में पास्ट में कर दिया। वो आगे हम सब समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है।
हमने ये भी समझा चुके हैं आपको कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमसे ये कोई कहे कि भाई इधर देखो कि इस वाले वाक्य में कोई भी तुमसे कहे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है इस वाले वाक्य में, तो ये वाला जो भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग। कोई पूछे कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। सब चीजें समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान बनाए रखना, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, कुछ जनरल रूल होते हैं, जो कि देखो कुछ जनरल और कुछ स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल रूल होंगे। तो जो जनरल रूल होते हैं वो सभी में, चाहे आप इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो, चाहे आप इंपरेटिव का बना रहे हो, चाहे ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी का, किसी का भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो, ये काम आएंगे आएंगे जनरल रूल, सभी में काम आएंगे, ठीक है, बिना इनके काम चलने वाला नहीं है। तो चलो सबसे पहले आप जनरल रूल में 3 चीजों पर ध्यान रखोगे। पहला चीज आप क्या करोगे, जब भी रिपोर्टेड स्पीच कर रहे होगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करोगे, फिर पर्सन में, और इसके बाद जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे किसी एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना है तो उसे बदलोगे। तो इस तरीके से अगर ये आपको याद ना रहे तो इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं PTO। बोले सर ये क्या है, आपने कभी कॉपी वगैरह देखी होगी तो कॉपी के पेज पर छोटा छोटा सा लिखा होता है PTO, जिसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर, लेकिन यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका मतलब पेज टर्न ओवर नहीं है, बल्कि क्या है, सबसे पहले भैया पर्सन चेंज कर लो, इसके बाद टेंस में परिवर्तन कर लो, और जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें चेंज कर लो। क्या बताया भाई, अगर फर्स्ट पर्सन का है तो उसे सब्जेक्ट से बदल दो, सेकंड का है तो उसे ऑब्जेक्ट से बदल दो, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अदर पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी हैं, निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो बस इतने 3 शब्द हमारे ध्यान बनाए रखना। कौन से, बोले सर PTO। PTO से मतलब सबसे पहले पर्सन में चेंज करो, फिर टेंस में परिवर्तन करो, इसके बाद अदर पार्ट ऑफ स्पीच में भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज कर दो। अब बोले सर ठीक है आपने बता दिया, तो एक एक करके आप समझा भी दो कि सर हम टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे, पर्सन में, और अदर पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं आज बताऊंगा टेंस में परिवर्तन करना, सिर्फ टेंस में, कि चेंज ऑफ टेंस कैसे करोगे। अब टेंस में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले मेरा एक रूल समझ लो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, यहां पे जो लिखा होता है, बोले सर ये सब्जेक्ट होता है, यहां पे जो लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहां पे जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है सर, फिर एक कॉमा लगा होगा और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उस स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। बोले सर क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला, तो रूल हमारा ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, हमने क्या कहा और आपने क्या सुना, हमने कहा कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, यानी कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में, क्या बोले हम, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि नो चेंज। अब ऐसे अगर आपको समझ नहीं भी आएगा तो आगे जब हम स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज कराएंगे एक एक चीज बेहतरीन समझ आती चली जाएगी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। क्या समझाया हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउंस को बदल देते हैं। सर प्रोनाउन कैसे बदलोगे, प्रोनाउन को बदलने की एक ट्रिक होती है, कौन सी, सन बटा 123।
कौन सी ट्रिक होती है? प्रोनाउन को चेंज करने की एक ट्रिक होती है सन बटा 123, यानी कि यस से मतलब सब्जेक्ट, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट, एन से मतलब नो चेंज। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन और तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। ठीक है, क्या बताया हमने? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल प्रोनाउंस को बदल देते। भैया प्रोनाउन कैसे बदलोगे? तो तुरंत आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए सर सन बटा 123 के अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलोगे? सन बटा 123 के अनुसार। ये सन बटा 123 क्या होता है? तो सन बटा 123 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन होगा तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। हमने कहा थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन किसी तरीके का नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद बोले सर आपने ये बात बता दी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब हमें ये भी बता दीजिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा, यह पहचानना सिखाना पड़ेगा कि सर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आगे हम पूरा जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल चार्ट होता है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बेहतरीन बताएंगे। फिलहाल अभी ओरल ऐसे ही सुन लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे आई, मी, माई, बी, अस, आवर होते हैं। ठीक है, इनका पजेसिव प्रोनाउन माइन और आवर्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ और आवर सेल्फ होता है। ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। सेकेंड पर्सन में यू, योर्स, योर्स और इसके बाद में योर सेल्फ। इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और बाकी सभी बचे हुए हमारे कहां चले जाएंगे? थर्ड पर्सन में। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव केस में दो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में हिम हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन में हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो हिमसेल्फ। इसी तरीके से सी, हर सेल्फ, दे, देम, देयर सेल्फ और इट, इट्स, इट सेल्फ और नेम वो तो नाम है, कहीं पर भी चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में आए, नो चेंज, कोई परिवर्तन, दोनों एक जैसे यूज होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सेंटेंस में उसके यूज पर सब फर्क पड़ेगा कि एज अ सब्जेक्ट नाम का यूज हुआ है या उस नाम का यूज एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है। ठीक, चलो इतनी अब समझो इसको। अब हम बेहतरीन आपको बताएंगे। यहां पर देखिएगा, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें इतना, यानी कि चेंज इन टेंस, अगर देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाई पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस है अपने आप करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, तो वो ये कह रहे हैं ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में यहां पे एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगी होगी, कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगी होगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगी ये भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब ये वाली भी किस में हो जाए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए। उसके लिए हम निम्न परिवर्तन कर देते हैं। अब आप रटोगे तो मजा नहीं आएगा, मेरे छोटे से शॉर्टकट याद कर लोगे। यहां पर मैं लिख देता हूं सर
यहां से ध्यान देख लो, शॉर्टकट्स लिख देता हूं। शॉर्टकट क्या है भैया, देखो अगर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, दिख रहा होगा, या कलर चेंज करें, यहां से चलो रेड कलर ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो यस या ईएस दे रखा हो, डू या डज दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर, हमने कहा डू या डज दे रखा हो, तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। किसमें चेंज कर देंगे, बोले वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भी, और उसका सिंगुलर फॉर्म जब होगा तो उसमें यस या यस लगेगा तो भी, चाहे हमारा डू या डज, सिंगल डू या डज आएगा तो इसको भी हटा करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज और ध्यान बनाए रखना, अगर इस डू या डज के बाद में एडवर्ब नॉट भी लगा हुआ है, यानी कि डू नॉट या डज नॉट, अगर इसके साथ एक एडवर्ब नॉट लगा दिया जाए, अब ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई भी तुमसे पूछे नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ये एक एडवर्ब होता है। क्या होता है भैया, एडवर्ब, ध्यान रखना, ठीक है। तो डू या डू नॉट या डज नॉट इस तरीके से लगा हुआ हो, डू नॉट या डज नॉट इस तरीके से लगा हुआ हो, तब भाई ये चेंज हो जाएगा किस में, बोले सर डिड नॉट में। बाकी अगर इधर कहीं इजारम दे रखा है, अब इजारम किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि बाजवर। इजारम हमारा किस में चेंज हो जाएगा, बाजवर में। हैज हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है, तो हैज हैव चेंज हो जाता है हैड में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये किसकी पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अगर मान लो इधर प्रेजेंट में हैज या हैव दोस्तों दे रखा हो, तो तुरंत इसको चेंज कर देना है किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मुझे लगता है साथियों बेहतरीन ये चीज आपको समझ आई होगी। अभी आगे भी बहुत है। आगे क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी एस डू या डज को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, इजारम को बाजवर में, हैज हैव को हैड में। और अगर कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, अगर कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड दे रखा हो तो उसे हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और मान लो अब हम यहां पे लिख देते हैं बाजवर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बोले सर बाजवर दे रखा हो प्लस आईएनजी फॉर्म यहां पर दे रखी हो, तो ये चेंज हो जाएगी हैड बीन में। किस में दोस्तों, हैड बीन और प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी बिल का साथियों क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाएगा, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। बिल का क्या बताया हमने, वुड, सेल का बोलो शुड, और कैन का बोलो कुड, और मे का क्या हो जाएगा, बोले सर माइट हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं भैया, हमने जितना कहते चले बस उतना करते चलना, आपका कल्याण संभव हो जाएगा। और जिसको भी नोट करना है वो इन चीजों को नोट कर ले, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे टेंस में परिवर्तन देखना, समझो ये क्या है, बोले सर सब्जेक्ट, ठीक है, मैं थोड़ा पतला कर लूं पेन, ठीक है। ये क्या है, बोले सर ये रिपोर्टिंग वर्ब, हमने कहा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे क्या कहोगे, सर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, सैड का सैड। एक चीज और समझ लो, यहां पे कहीं पर भी वाक्य में अगर से दे रखा है तो से का से ही रहेगा, अगर कहीं वाक्य में से टू दे रखा है तो से टू का बेटा हो जाता है हमारा टेल। ध्यान से समझना, अगर कहीं पर सेज दे रखा है तो सेज का दोस्तों सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू का हो जाता है टेल्स, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, से टू यहां पर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि, और अगर इनका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। से आ जाए तो से टू आ जाए तो खाली टेल, सेज का सेज,
ठीक है, और सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। इसी तरीके से बेटा सैड का सैड रहेगा और सैड टू का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, टोल्ड। सैड का सैड रहेगा और सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बोले बिल्कुल सर, यानी कि पूरी की पूरी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट यहां पर समझो, ये जो कॉमा है, कॉमा के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, डैट लगा लेंगे। यानी कि डैट क्या करता है, कनेक्टिंग का काम करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देता है। इसके बाद ये आई कौन से पर्सन का है, बोले सर आई हमारा फर्स्ट पर्सन का, आई मी माई बी एस आवर, कौन से पर्सन के, फर्स्ट। अब फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यही वाला तो है राम, राम एक लड़के का नाम है, इसीलिए इसके स्थान पर हम प्रोनाउन क्या रखेंगे, ही। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो सी, और कोई वस्तु होती तो हम इट, और अगर यहाँ पर कोई प्लूरल प्रोनाउन होता तो हम उसके लिए दे, यानी कि कोई भी प्लूरल चीज होती तो हम यहाँ पे क्या लगाते, उसके लिए प्रोनाउन दे। बाल इतनी बात हमें लग रहा है आपको समझ आ रही होगी। अब टेंस में परिवर्तन, मेन चीज जो हम समझा रहे थे कि चेंज इन टेंस, टेंस में कैसे परिवर्तन करोगे। देखो इज आरएम का क्या हो गया, बाजवर, यानी कि इज आरएम जहां जहां दिखे उसको तुरंत चेंज कर देना बाजवर में। कब, जब इधर वाक्य किस में हो, पास्ट में। और ध्यान रखना कैसे पहचानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, तो ध्यान रखना से या सेज कुछ भी लगा हो, या सेज टू कुछ भी लगाओ भाई, तो ये प्रेजेंट में होगा। ठीक है, इसके बाद बिल से या सेल से लगा हो, बिल से या सेल से लगा हो, तो बिल या सेल जिसके साथ होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, बोले सर फ्यूचर में। और अगर से का सैड लगा हो, सैड या सैड टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में। सर रटना नहीं है, समझो हमने कहा जो वर्ब होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, बोले सर 5 होती हैं। 5 कौन कौन सी होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो देखो अगर हम से की ही बात करें, से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बेटा सैड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी सैड होती है, फोर्थ फॉर्म इसकी सेइंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस वाली सिंगुलर प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म कहलाती है सेज। तो ये 5 फॉर्म हो गई। देखो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, समझना एक एक वर्ड को ध्यान पूर्वक। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म को क्या कहते हैं, बोले सर पास्ट। तो जब भी भैया सैड लगाओ तो समझ लेना वो पास्ट में है, और जब ये लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो समझ लेना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। बात समझ गए। तो देखो पास्ट में है तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों चीजें बड़े ध्यान से समझना है। आगे जो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें इजारम लगा होता है तो बाजबर हो जाता है, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। कैसे, जैसे राम सेड, तो देखो यहाँ पे इजारम का क्या हो गया, बाजबर। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैज हैव को हम किस में बदल देंगे, हैड में। यहां पर देखो ये हैव लगा है यानी कि हैज हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है यानी कि हैज बीन, हैव बीन, वो बदल जाता है किस में, हैड बीन में। मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हमने एक जगह पे लिखा कि सर अगर कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड लगा हो तो वो जो चेंज हो जाता है वो किस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहां पर देखो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड, और पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जरा देखते हैं कॉमा के स्थान पर डेड, ये तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहां पर दी हॉर्स हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, बोले सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है। हमने क्या बताया, हमने बताया मेरे बच्चे कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगी, एक बार बोल दीजिए हमारे साथ। बोले सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड कहीं पर भी नजर आ जाए सेंटेंस में तो हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहां पर ये जो डाइड है ना वो चेंज हो जाएगा हैड डाइड में। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि ही सेड। देखो ये बाजबर है और हमने एक जगह पर और लिखा कि बाजबर को हम चेंज कर देते हैं, बाजबर को हम चेंज कर देते हैं हैड वीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में। तो यहां पर देखिए ये बाजबर दिख गया आपको और बाजबर चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब विशेष बात क्या है, इस विशेष चीज को आप समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल का वुड हो जाता, सेल का शुड, कैन का कुड और मेक का माइट में। ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों। इसके कुछ अपवाद क्या है समझो। हमने बताया इस नियम के, कौन से नियम के, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में हम निम्न परिवर्तन कर देते, यानी कि उसको भी हम पास्ट में बदल देते। इसके कुछ बेटा अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या है समझिएगा। उन्होंने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अब यहां पर तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन फिर भी ये वर्ब जो है प्रेजेंट में यस या ईएस वाली वर्ब जो है कौन कौन सी प्रेजेंट में होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाओ तो ये प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, इसे बदला नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, तो उसका समझिएगा। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, हैप्चुअल फैक्ट दे रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, नेचुरल फैक्ट दे रखा हो, ठीक है, कोई प्रोवर्ब्स यानी कि कहावत दे रखी हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब चाहे हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। हमने क्या बताया, जब एक्सेप्शन है ये कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सदा सत्य रहने वाली कोई घटना हो, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट हो, जियोग्राफिकल फैक्ट हो, तो तब उस कंडीशन में ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी इधर की टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सदा सत्य हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, वो कभी पास्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से, एक हैप्चुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अब समझो, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। अच्छा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली घटना है। वो ये बात बताई किसने, एक साइंटिस्ट ने, तो ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो इस तरीके से हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो ये तो सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य है वो पूरब में उगता है, तो ये सदा सत्य रहने वाली घटना है। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में छिपता है, सदा सत्य रहने वाली घटना है। तो जब भी कोई सदा सच रहने वाली घटना यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तब हम कोई परिवर्तन नहीं करते। बोलो इतनी बात मुझे लग रहा है समझ आ रही होगी। इसके बाद कोई हैप्चुअल फैक्ट आ जाए, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमारी आदत का पता चलता हो। जैसे हमने कहा द डॉग वॉक्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इससे हमें कुत्ते की आदत का पता लग रहा है, कुत्ते की हैबिट का, हैप्चुअल का, कि वो हैप्चुअल है, वो आदत है कि जैसे किसी अजनबी को देखा वो भौंकना शुरू कर देता है। या द डॉग वॉक्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंका करते हैं।
तो भाई इससे भी उसकी आदत, तो एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जिससे किसी की आदत का पता चले, वो भी, उसमें भी हम किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। प्रोवर्ब्स से मतलब होता है मुहावरे, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे मुहावरा, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक मुहावरा है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, एक मुहावरा है, एक कहावत है, तो भी हम उसमें कोई, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ना, इसको हम हिंदी में कहते हैं नाचन जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो खुद ना आता है और इसके बाद अपने औजारों को गाली देना, यानी कि काम तो तुमको खुद नहीं करना आता और कहते यार तुम्हारे औजार ही अच्छे नहीं है, तो उस सेंस में इस कहावत को कहा जाता है। इसके बाद हमने कहा वेन द कैट इज वे द माइक प्ले। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है, कुछ कहावतें हैं, और इन कहावत के आने पर भी हम किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरा, कहीं पर कोई ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट, मैंने क्या बताया साथियों, ध्यान से आप सुनिएगा, बोले ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए तो उसकी भी वर्ब हम नहीं बदलते। जैसे हमने कहा ऐतिहासिक तथ्य में मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे आप बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं अब आप कहो नहीं मैं तो उसे 46 में स्वतंत्र मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है वो सदा सत्य रहता है, सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, तो इसीलिए हम उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते। यहां पर हिस्टोरिकल फैक्ट में एक और, जैसे उपाधि की बात करें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये भी क्या है, सत्य रहने वाली बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। अच्छा, यहां पर एक जगह पर जब हम नाउन पढ़ा रहे थे, जब ये स्टेटमेंट आया तो समझा देता हूं। एक जगह पे हमने नाउन पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन देखो यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया प्रॉपर नाउन से पहले, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जब तुलना, यहां पर शेक्सपियर नहीं है बल्कि यहां पर शेक्सपियर की क्वालिटीज से क्या की गई है, तुलना की गई कालिदास की, कि जिस तरीके की क्वालिटीज या जिस तरीके की पदवी, जिस तरीके का रुतबा शेक्सपियर का इंग्लैंड में है, उसी तरीके का रुतबा, उसी तरीके की पदवी, उसी तरीके का टैलेंट, उसी तरीके का साहित्य कालिदास ने जो है भारत में लिखा है, इसीलिए भारत को कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन से पहले दी आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं। खैर पॉइंट आ गया तो मैंने समझा दिया आपको। बाकी जर्नल कुछ जानकारी देखो कि विशेष जर्नल जानकारी कौन कौन सी होती हैं, कुछ विशेष जानकारियां यहां पर उन्होंने कहा मस्ट को प्राय हैड टू में बदल देते हैं। कब बदलते हैं कब नहीं बदलते, ये बदलता भी और नहीं भी बदलता, इसकी दो कंडीशन होती है, मैं दोनों कंडीशन को यहां पर समझाऊंगा। जैसे ही सेड आई मस्ट गो, तो यहाँ पे मस्ट का मतलब जरूरी सेंस में उसने कहा कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, और जब अवश्य के सेंस में हो तो हैड टू गो। फिर उन्होंने कहा यदि मस्ट किसी नियम का सिद्धांत, स्थायी आदेश या अनुमान का बोध हो तो हम इसे नहीं बदलते, उस कंडीशन में मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तीसरी बात हमने आपको बताना है, तीसरी बात क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि स्टेट का बोध कराता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलता। जैसे ही सेड राम बाज रेडी, तो ही बाज रेडी, तो ही बाज रेडी ही रहेगा, बाज वर्ब को हैड बीन में हम चेंज नहीं करेंगे उस कंडीशन में। अगला, जब वाक्य में कई सिंपल पास्ट टेंस हो तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, शेष को नहीं। यहां पर देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान बनाए रखना। देखो हमने कहा ही सेड आई फिनिश्ड द नॉवेल 2 days ago, तो ही का ही रहेगा, सेड का सेड, कॉमा के स्थान पर भैया डेट लगा लोगे। आई फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, तो आई के स्थान पर देखो हमने ही लिख लिया, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
यानी कि हैड फिनिश द नोवेल 2 days, और एगो का चेंज हो जाएगा किसमें, बिफोर में। हमने आपको सिखाई थी एक टेबल कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का डेट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है, नाउ का देन, दस का सो, हेंस का देंस, हितर का थितर, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग, द लास्ट का द प्रीवियस। तो ये जो इस तरीके के शब्द होते हैं इनको हम क्या करते हैं, ठीक है, टाइम डिनोटिंग एडवर्ब होते हैं, इनको हम निकटता प्रकट करने वाले होते हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले में बदल देते हैं। तो एगो का हम किस में चेंज करते हैं, बिफोर में। इसके बाद ये नहीं है कि बार बार हम इसको चेंज करें, तो देखो वर्ब, अब इसमें फिर से इधर पास्ट आ गया, इधर भी पास्ट का यूज हुआ है, तो हम एक बार ही इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, दोबारा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। फिर केप्ट आ गया तो हम फिर से यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। बस इतना मुझे समझाना था। चलो अब इसकी एक्सरसाइज, फटाफट एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसको आप करिएगा। क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस में हमें खाली टेंस में परिवर्तन करना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो ही का ही रहेगा, सैड का सैड, कॉमा के स्थान पर डेट, ये थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस जो चेंज हो जाती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ध्यान बनाए रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, डू या डज, दोस्तों चेंज हो जाएगी, डू या डज चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। डू नॉट डज नॉट चेंज हो जाएगा, डू नॉट डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, डू नॉट डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। इज आर एम चेंज हो जाएगा बाज वर में, इज आर एम चेंज हो जाएगा बोले सर बाज वर में। हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में, किस में, हैज हैव चेंज हो जाएगा सर हैड में, हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैज हैव चेंज हो जाएगा किस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसके बाद अगर बाज वर इधर दे रखा हो तो ये चेंज हो, बाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी होगी तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिल का बुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, आपको सबको पता है। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है तो वो चीज हमने स्क्रीन पे लिख ली एक्सरसाइज के सामने ही, जिससे मैं तुम्हें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और अपनी बात को अच्छे से समझा सकूं। देखो मोहन सेड, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है, हमने कहा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दे रखा हो तो ये चेंज हो जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो तुरंत राइट का कर दो रोट, बस राइट का क्या हो जाएगा दोस्तों, रोट हो जाएगा, वाक्य बन गया। मोहन सेड, कॉमा के स्थान पर डेट लगा देना, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। डू नॉट डज नॉट को हमने बताया सर कहीं पर भी डू नॉट डज नॉट लगा हो चेंज हो जाता है डिड नॉट में, तो यहाँ पे देखो डज नॉट आपको दिख रहा होगा, सभी आसानी से देख पा रहे होंगे डज नॉट चेंज हो जाएगा भाई साहब किस में, डिड नॉट में, किस में, डिड नॉट में। तो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हमने कहा इज आर एम चेंज हो जाता है किस में, बाज वर में, इज आर एम किस में चेंज होगा, बाज वर में। देखो यहाँ पे लिख रखा है तो इज आर एम की जगह पर क्या लिख लोगे, ही बाज लिख लोगे, क्या लिख लेंगे सर, ही बाज लिख लेंगे। यहां पर डेट, इसके बाद फिर देखो इज आर एम आ गया तो इज आर एम को फिर से चेंज करेंगे सर किस में, बाज वर में। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगा लो बाज। इसके बाद देखो फिर इज आ गया, इज आर एम को किस में चेंज करोगे सर, बाज वर में, तो यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा लोगे, बाज। हैज हैव को बोले सर किस में चेंज करते हैं, यहां पर देखो सर जब भी आपको वाक्य में कहीं पर भी हैज हैव दे रखा हो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहां पर फिर से डेट लगा लीजिएगा। देखो ये कौन सी फॉर्म दे रखी है तो आपको समझ आ रहा होगा सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये लिखी नहीं मैं लिख देता हूं। जब भी कहीं पर मेरे बच्चे वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डेट दे रखी हो तो वो चेंज होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चेंज कर दो किस में, रवि
हैड, और थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही होती है, तो रवि हैड पोस्टेड द लेटर। इसी तरीके से यू सेड कॉमा के स्थान पर डेट आ जाएगा। अंकित बाज वर्ग को सर किस में चेंज करते हैं? बाज वर्ग को चेंज करते हैं हैड प्लस बीन में। किस में चेंज करते हैं? हैड बीन में। तो देखो अंकित हैड बीन रनिंग ऑन द रोड। इसके बाद हमने कहा ये हैड आ गया, हैड किस में चेंज करोगे? तो हैड का हैड ही रहना है, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। बिल का किस में चेंज हो जाता है? तो बिल चेंज होगा वुड में। किस में चेंज होगा? वुड में। ठीक है, बिल का वुड। सारी चीजें समझ आ गई होंगी, एक्सरसाइज भी आपको पहली समझ आ गई होगी। तो टेंस में आपको मैंने परिवर्तन करना सिखा दिया। अब हम आपको परिवर्तन करना सिखाएंगे किस में? चेंज इन पर्सन में। धैर्य बनाए रखो, पहला वीडियो लंबा होगा लेकिन सिखाएंगे अप टू डेट, सिखाएंगे सब कुछ बढ़िया और बेहतरीन। जब हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकते तो तुम्हें पढ़ते पढ़ते नहीं थकना है। ठीक है, चलिएगा। हमने क्या बताया कि जो पर्सन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या बताया? एक बार फिर रिपीट करता हूं, प्यार से सुनिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? सॉरी, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो जो बोलने वाला होता है, जैसे अभी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप लोग सुन रहे हो मोबाइल या लैपटॉप के जरिए, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वो थर्ड पर्सन। मान लीजिए इस समय करंट में हम किसकी बातचीत कर रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा थर्ड पर्सन। वैसे भी बोलने वाला, सीधी सीधी बात ध्यान रखोगे, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो थर्ड पर्सन। इसी तरीके से यहां पर देख लो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे आई, मी, माई। ठीक है, और बी, अस, आवर इसका प्लूरल होता है, ये फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, जिससे हम बोलते हैं, यानी कि जो सुनने वाला होता है, तो वो होता है यू, यू, और इसका पॉजिटिव केस योर होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। और दी पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी कि स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ, व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, हिम, हिज, सी, हर, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की पूरी नंबर जेंडर के ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी एक टेबल बना करके रखी गई है। इस टेबल को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, मजा आ जाएगा एक एक चीज में, समझते रहिएगा। देखो हमने क्या बताया? पर्सन, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस या जेनेटिव केस कहलाता है। पजेसिव केस, ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है? पजेसिव केस होता है। और ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिनके अंदर सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, ये इनकी पहचान होती है बेसिकली। चलो देखते हैं फर्स्ट पर्सन में। बेटा ये सिंगुलर की टेबल होगी, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और ये प्लूरल की टेबल होगी, बी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। समझो जरा किस तरीके से। देखो यहां पर कोई तुमसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन का आई कौन सा है, तो आप कहोगे सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस में दो तरीके के होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, एक पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो माइन है ना वो पजेसिव प्रोनाउन है। और इसी का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो माई सेल्फ होता है। बस इनके प्रयोग में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो जब इनका वर्ब के बाद यूज होता है, जब इनका वर्ब के, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वर्ब के बाद जब इनका यूज होता है तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है यानी कि वर्ब से पहले, तब ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हीं का फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है? तो बी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं। ध्यान बनाए रखना, सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। बट ये भी ध्यान रखना कि सिंगुलर और प्लूरल यू होता है, चाहे ये हमारा सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा।
यू वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, ये बात विशेष ध्यान रखिए। इसलिए सिंगुलर को भूल जाओ, प्लूरल ज्यादातर याद रखना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अगर वाक्य एग्जाम में आ जाए या सेंटेंस में दे रखा हो यू और यू ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है और ये वाला यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। ध्यान रखना, जब वर्ब से पहले, यहां पर मैं समझाता हूं, जैसे मैंने कहा आई लव यू, फिर मैंने कहा यू लव मी, दो शब्द हमने लिखे। देखो भैया ये क्या है, बोले सर वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी रखा होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो भी रखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर वर्ब के बाद ये रखा है तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है। बोले सही बात, यहां पर भी ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले जो रखा होगा वो बोले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो रखा होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से देखो, वर्ब से पहले क्या रखा है, यू, यानी कि सिंपल सी बात है, जब यू वर्ब से पहले रखा हो तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, जब यू वर्ब के बाद रखा हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पर जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां पर यू है वो सब्जेक्टिव में। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ब के बाद है और यहां वर्ब से पहले है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनका डिफरेंस आपको, इनका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन जो इनका होता है वो योर्स होता है। इसके बाद एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनका योर सेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में सेल्फ्स हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, और इसका जो प्लूरल होता है वो कौन सा होता है, दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, सेकेंड पर्सन का प्लूरल यू और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बी। इसमें सिंगुलर में ही, सी, इट ये मस्कुलिन जेंडर में यूज होता है, ये फेमिनिन जेंडर में यूज होता है और ये न्यूटर जेंडर में यूज होता है। ये न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन है, ये मस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है और ये फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समान होते हैं, बस फर्क इतना है, सब वर्ब से पहले आ जाए तो सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर इनके पजेसिव केस में दो होंगे, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम इसके पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हिज रहेगा और पजेसिव एडजेक्टिव हर और इट्स, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन इनका क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इसी तरीके से इसका प्लूरल दे, देम, देयर इसका पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर इसका पजेसिव प्रोनाउन है और सेल्फ जिसके अंदर लगा हो वो हमारे या तो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। टेबल मुझे अच्छे से समझ आ गई होगी मैंने क्या समझाया। अब जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। यही पर्सन को बदलने की क्या है, आपकी ट्रिक है। सन बटा 123 ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, बोले सर सन बटा 123। सन बटा 123 क्या है, सन बटा 123 क्या है, सन बटा 123 में ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड को ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज। पर्सन बदलो, केवल रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी नहीं। यानी कि यहां पर जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये ऑब्जेक्ट होगा और ये कॉमा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो उन्होंने ये कहा विशेष बात में कि केवल रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इस वाले के पर्सन के नहीं, ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही उतार लिया जाता है, इनमें कोई, अगर कामा से पहले किसी में परिवर्तन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स, इस तरीके से, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बैटरी लो हो गई, 1 मिनट जरा चार्जिंग पे लगा दें लैपटॉप। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बाकी सेम है, यहां पर समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको। देखो
यहां पर समझिए, ये आई कौन से पर्सन, सीता का सीता ही लिख लिया, सैड का सैड, कॉमा के स्थान पर डेट, आई कौन से पर्सन का फर्स्ट। और दोस्तों फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन होंगे उनकी दोस्ती होगी सब्जेक्ट से, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की दोस्ती होगी ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी से दोस्ती नहीं करेगा। बोले हमें किसी से कोई मतलब नहीं, नो चेंज, हम कभी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता एक लड़की का नाम है, इसीलिए हम क्या लिख लेंगे सीता की जगह पर सी। अब आई नहीं लिखेंगे, बल्कि जो फर्स्ट पर्सन में लिखा होगा हम उसको लिखेंगे। हैज हैव को बदल देते हैं हैड में, डन माई, आई मी माई, ध्यान दो आई मी माई कौन से पर्सन का, बोले सर फर्स्ट पर्सन का। ठीक पहचाना, फर्स्ट पर्सन में क्या, बोले सर पजेसिव एडजेक्टिव। जब ये पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो जो भी हम बदल करके लाएंगे वो पजेसिव केस ही लाएंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सीता, सीता के लिए सी, और सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर, तो माई बदल जाएगा किसमें, हर में। अगला नेक्स्ट हम आपको बताते, यहां पर समझो आई सैड, देखो आई सैड का सैड रहेगा, कॉमा के स्थान पर डेट, आई कौन से पर्सन का, बोले सर फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा पहले से ही आई है तो आई ही रहेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, इसीलिए राइट का क्या हो गया, रोट। अ लेटर टू, आई मी माई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, तो जो भी हम लाएंगे पजेसिव केस ही लाएंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, आई का पजेसिव केस भी क्या होता है माई, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है यहां पर देखो ये यू है, यू सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर। अब ध्यान दीजिएगा, यू का यू, सेड का सेड, कॉमा के स्थान पर दोस्तों हमने डेट लिख लिया दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। एक कंजक्शन वर्ड कह सकते हो, कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हो, और जब जुड़ने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये इनडायरेक्ट में बन जाता है तब ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, बोले सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ध्यान बनाए रखना, जिसमें ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, और डेट के बाद ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। ठीक है, यहां पे आई कौन से पर्सन का, बोले सर फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो आई जो बदल जाएगा वो यू से बदल जाएगा। तो जो चीज यहां पर दोस्तों रखी होगी वो चीज उठा करके हम आई के स्थान पर रख लेंगे यहां पे। तो देखो अब आई नहीं लिखा मैंने, यू लिखा, क्योंकि ये आई बदल गया, किससे बदल गया, इस सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार हम उसे यहां पर बदल लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यू, तो यहां पे आई के स्थान पर यू। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। राइट का क्या हो जाएगा, रोट। अब आगे ये ऐसे ही उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई मी माई, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन का है, आई मी माई बी एस आवर, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ध्यान दो ये फर्स्ट पर्सन का है क्या, पजेसिव केस। अब ध्यान देना है कि अगर ऊपर पजेसिव केस है तो नीचे भी हम जो भी बदल करके लाएंगे वो पजेसिव केस ही लाएंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यू, और यू का पजेसिव केस क्या होता है, यू यू योर, तो देखो माई किस में बदल जाएगा, योर में, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल को जरा समझो। दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी राइट अ लेटर टू आवर फादर। सेड का सेड, कॉमा के स्थान पर क्या लिख लेंगे, डेट, आई मी माई बी अस आवर, क्या बताया हमने, बी अस आवर कौन से पर्सन का, बोले सर फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा दे, तो जो चीज यहां पर लिखी है वो बी के स्थान पर आ जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, समझिएगा कि बी कौन से पर्सन का, बोले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा दे, तो बी के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, दे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में बदल जाएगी, सेकेंड फॉर्म में, और बी अस आवर,
आवर कौन से पर्सन का है? आवर हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस। जब ऊपर अगर पॉजिटिव केस लगा हो तो नीचे जो भी बदल करके लाएंगे वो भी हम पॉजिटिव केस ही लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा दे, तो दे का पॉजिटिव केस होता है बेटा दे, देम, देयर। क्या होता है? देयर, इसीलिए आवर बदल जाएगा किस में? देयर में। अब यहां पे समझो इस वाले एग्जाम्पल को, यानी कि सेकेंड पर्सन को बदलने के नियम क्या होंगे? ही, अब ये वाला हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, इतना पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू का क्या हो जाएगा? बोले सर टोल्ड, देखो बदला है। कॉमा के स्थान पर क्या लगा लेंगे? डेट, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। ये यू यू योर, यू यू योर कौन से पर्सन का? बोले सर सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मैं आपसे कहूं ये वाला ऑब्जेक्ट है या ये वाला, तो बोले सर आपने तो बता रखा कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है। और ये कौन से पर्सन का? सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब हम इसके अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम, और हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। ये फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो सेकेंड फॉर्म में यू यू योर कौन से पर्सन का? सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस। यू यू योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हिम, और हिम का पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज, ही, हिम, हिज। जब ऊपर पॉजिटिव केस लगा है तो नीचे भी हम पॉजिटिव केस ही लाएंगे। ऊपर सब्जेक्टिव केस लगा है तो नीचे भी हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे, यानी कि ये एक जैसे रहना चाहिए। इस वाले एग्जाम्पल को समझो। सेड टू का क्या हो जाएगा? बोले सर टोल्ड, कॉमा के स्थान पर क्या लगा लोगे? डेट। यू कौन से पर्सन का? सेकेंड, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा देम, देम को हमें सब्जेक्ट लाना है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। ठीक है, इज आर एम को किस में बदल दोगे? बाज वर्ब में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो यहां पर, ही सेड टू का क्या हो जाएगा? बोले सर टोल्ड, कॉमा के स्थान पर क्या लगा लोगे? डेट। यू कौन से पर्सन का? सेकेंड, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यू, तो यू का यू ही रहेगा। इज आर एम को किस में बदल देंगे? बाज वर्ब में। किस में बदल देंगे? बाज वर्ब में। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड। ठीक है, इसके बाद देखो इसे तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे, सिर्फ बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करेंगे। सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेट। यू कौन से पर्सन का? सेकेंड, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हर, हर का सब्जेक्टिव केस लाना है तो सी। ठीक है, इज आर एम को काय में चेंज कर देंगे? बाज वर्ब में। सी सिंगुलर है तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी बाज। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। एक और एग्जाम्पल है, देखो दोस्तों, ही सेड टू को किस में बदल देंगे? बोले सर टोल्ड में। तो देखो हमने यहां पर क्या कर दिया? टोल्ड। मी ऐसे उतार लो, कॉमा के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? डेट। अच्छा, एक चीज आपको देखने लायक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यू कौन से पर्सन का होता है? यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? मी, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। इज आर एम का फिर से बाज पर। तो सारी चीजें अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक तीसरी बात बताएंगे कि थर्ड पर्सन को बदलने के नियम क्या होते हैं। अरे भाई सन बटा 123 याद रखो, सन बटा 123 याद रखो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने बताया सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब जितने भी हमारे थर्ड पर्सन के ये प्रोनाउन होंगे इनमें हम किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलो एक बार को देख लो। सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेट। ही कौन से पर्सन का? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बाकी इज आर एम को बाज वर्ब में। बाज वर्ब में क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अब विशेष बात इसमें क्या है, इसको जरा समझिएगा।
विशेष बात इसमें क्या है जरा समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपनी ओर से उसे थर्ड पर्सन का मानकर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बताया, अगर मान लो बाई चांस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यू दे रखा है और यू तो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है लेकिन यू ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अपनी तरफ से मन में थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लोगे। चलो देखते हैं, एक किसी तरीके का एग्जाम्पल है, ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन इस वाले रिपोर्टिंग वर्ब का दोस्तों किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन इधर तो यू दे रखा है, यू आर आ स्टूडेंट। तो हमने कहा यू कौन से पर्सन का, बोले सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, बट ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, तो क्या करें, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। जब हम इसको मानेंगे तो इस तरीके से ये किस में भाई जब भी इसके बाद ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हमेशा थर्ड पर्सन का, इन्होंने यहाँ पे हिम माना, आप यहाँ पे हर मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान लो लेकिन थर्ड पर्सन का मानना। कॉमा के स्थान पर डेट, यू कौन से पर्सन का, सेकेंड, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट। अब आपने जो भी माना उसी के अनुसार इसको बदलोगे, हिम माना तो ही हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका हिम और हिम का हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। इज आर एम को किस में बदल देंगे, बाज वर्ब में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब आगे एक और चीज बताएगी, अगर बी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ध्यान रखिए यहां पर बी मस्ट ऑल डाई, हम सबको अवश्य मारना है, तो ये सभी मानव के लिए बी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये मत समझिएगा कि सैड का सैड कॉमा के स्थान पे डेड और आई मी माई बी सावर, बी तो हमारा फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही तो हम बी के स्थान पर ही कर दें, ये एक्सेप्शन है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे बी जो है वो होल, किसको, होल ह्यूमन को, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति को, मानव मात्र के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बी का प्रयोग, बी को नहीं बदलते, ध्यान बनाए रखना। अगला उन्होंने कहा पर्सन के बदलने पर उसका नंबर तथा केस वही रहता है। समझो ध्यान से, नंबर और केस वही रहेगा, यही बात मैं समझा रहा हूं। सेड का सेड कॉमा के स्थान पे डेट, आई कौन से पर्सन का, बोले फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, अगर ऊपर सब्जेक्टिव केस है तो नीचे भी सब्जेक्टिव केस है, इज आर एम को बाज वर्ब में, ठीक है। इसके बाद गोइंग टू, आई मी माई, माई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही का भी हम पॉजिटिव केस ही लाएंगे, इसके केस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वही अगर ऊपर पॉजिटिव केस है तो नीचे भी पॉजिटिव केस, तो हिज हाउस। जो ट्रिक हम चीख चीख के शुरुआत से ही बता रहे थे वो भाई ये लिखी हुई है, एक बार को आप देख लीजिएगा। क्या है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि यस, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ओ, और थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी कि एन, सन बटा 123। तो कैसे, इस प्रकार इसको आप समझ सकते हो, सन बटा 123 या 123 बटे सन, सन का मतलब पुत्र। बाकी ये तुम्हें मदद करेगा बदलने में। अब सारी चीजें आपको मुझे लग रहा है समझ आ गई होंगी। यहां पर एक एक्सरसाइज नंबर सेकंड है, इसको देखो। सेकंड एक्सरसाइज में सैड का सैड रहेगा, कॉमा के स्थान पर डेट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही। तो देखो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, ही, ठीक है। इज आर एम को बाज वर्ब में, तो ही वाज बेल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला बदलते हैं, सी सैड, सैड का सैड कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, तो आई को हम बदल देंगे सी में। डू डज को हमने क्या बताया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, डिड। आई मी माई कौन से पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, सी का पॉजिटिव केस होता है हर वर्क, ठीक है। हम यहीं पे अब चेंज करते जा रहे हैं, कॉमा के स्थान पर डेट लगा लीजिएगा, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा
सॉरी सब्जेक्ट हमारा यू, तो आई के स्थान पर यू। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में यानी कि रोट हो जाएगी। टू, माई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो जो भी बदल करके लाएंगे पॉजिटिव केस। माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यू, तो यहाँ पर भी हमारा यू का पॉजिटिव केस क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। कॉमा के स्थान पर डेट लगा लो, आई फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आई है तो आई का आई ही रहेगा, इजारम को बाजबर में चेंज कर दो। सी सेड, कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा सी, तो आई के स्थान पर सी लिख लो। ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म सी लाइक्ड हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा सी और सी का पॉजिटिव केस हर, तो यहाँ पे माई जो है वो हर में बदल जाएगा, डेट मीन्स हर हाउस हो जाएगा, हर हाउस हो जाएगा। अगला, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर, चलो मैं इनको भी बता ही देता हूं क्योंकि वीडियो कितना भी लंबा हो जाए आज पूरा असर्टिव आपको पढ़ा के ही दम लूंगा। ही सेड टू का क्या है, टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हर रख लो, कॉमा के स्थान पर डेट, यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका हर का यहाँ पे क्या कर देना सी, इजारम को बाजबर में। आई मी माई, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा ही और ही का पॉजिटिव केस ही हिम हिज, तो ये हिज में बदल जाएगा। इसी तरीके से फिर से सेड टू दे रखा है, सेड टू को हम करेंगे टोल्ड में परिवर्तन, कॉमा के स्थान पर डेट, यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या कहा हमने, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी का यहाँ पे क्या आ जाएगा आई के साथ आप शैल और शुड का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि आई शुड प्ले हॉकी। इसके बाद सेड टू का क्या टोल्ड हो जाएगा, कॉमा के स्थान पर डेड। फिर से बताओ हमें यू कौन से पर्सन का है, बोले सर यू हमारा सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम का क्या हो जाएगा ही, और हैज हैव को हैड में, ही हैड डन इट, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज। 9 नंबर का देखो, अगर हम 9 नंबर की बात करें तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, कॉमा के स्थान पर लग जाएगा डेट, यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट यू ही है तो यू का यू ही रहेगा। इजारम का सर बाज बर हो जाएगा, यू के साथ बर लगाइएगा, यू बर रीडिंग। आई मी माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा हरी एक लड़के का नाम है तो लड़के के लिए हम लिख लेंगे ही, और ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, ही हिम हिज, तो हम यहाँ पे हिज लिख लेंगे, हिज बुक। इसके बाद सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेट, ये थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नो चेंज, ही हिम हिज सी हर दे देम देयर इट इट्स नेम, तो ये हमारे नो चेंज, तो इसको ऐसे लिख लो। इजारम को सर चेंज कर दो बाजबर में, किसमें, बाजबर में, ये भी नो चेंज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ एडवर्ब में परिवर्तन होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में, ठीक है, जो निकटता प्रकट करते हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जरा समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से समझिएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि निकटता को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। चलिए, नाउ मीन्स अब, नाउ का क्या हो जाएगा, THEN वाला देन होगा, गलती से EN वाला मत लगा दीजिएगा, ठीक है। जस्ट का भी क्या होगा सर, देन होगा। टुडे का डेट डे, टुनाइट का डेट नाइट, दिस का डेट, दीज का दोज, हेयर का देयर, हेंस का देंस, हेंस का मतलब होता है इस प्रकार, देंस का मतलब होता है इस प्रकार। इसी तरीके से एक और शब्द होता है हिथर और थिथर, हिथर का मतलब होता है हिथर और थिथर, ठीक है। कम आना, गो जाना, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, इसको आप दी फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हो, किस में सर, फॉलोइंग डे, दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे, कुछ भी यहां पर आप लगा सकते हो। स्टरडे का दी प्रीवियस डे, लास्ट का दी प्रीवियस नाइट, अब कुछ भी आ जाए, लास्ट को हमेशा प्रीवियस में, मान लो लास्ट नाइट आ जाए तो प्रीवियस नाइट, लास्ट डे प्रीवियस डे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, लास्ट मोमेंट प्रीवियस मोमेंट, ठीक है। एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, एगो का बिफोर, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, और कहीं पर नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट को हम दी फॉलोइंग में चेंज करते हैं। नेक्स्ट को किस में चेंज करते हैं, नेक्स्ट को हम
द फॉलोइंग में, अगर नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मोमेंट है तो द फॉलोइंग मोमेंट। तो इतना समझ आ रहा होगा कि इनमें हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसमें विशेष क्या चीज है जो आपको ध्यान बनाए रखना है, मान लीजिए कोई वक्ता है, कोई स्पीकर है, बोलते समय क्या लिखा है, ये बोलते समय कोई वस्तु या स्थान या समय सामने है तो इसकी ओर संकेत करने वाले शब्दों में जैसे दिस, हेयर, नाउ को नहीं बदला जाता। समझिए, जैसे हमने कहा ही सेड, उसने कहा दिस इज माई बुक, इसका मतलब मुझे पता लग रहा है कि दिस इज माई बुक, वो मेरे सामने ही बोल रहा है, मेरे सामने बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दिस का डेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल इसी तरीके से देखो, ही सेड ही लिव्ड इन दिस स्ट्रीट इन, तो ऐसी देखो दिस स्ट्रीट, वो गली मेरे सामने है जब मैं बोल रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी हम दिस को डेट में नहीं बदलेंगे। नाउ का देन नहीं होगा, कब, जब वो चीज सामने हो, उसी समय वस्तु या स्थान समय सामने हो, जैसे आई विल डू इट नाउ और नेवर, या तो मैं इस काम को अभी करूंगा या कभी नहीं करूंगा, तो अभी डेट मीन्स ऐसी कंडीशन में ये चेंज नहीं होगा। आई विल स्पीक हियर, मैं यही बोलूंगा, तुम रोक लो, तो यही बोलूंगा, तो इसका मतलब वो सामने ही बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हियर का देयर नहीं होगा। इस तरीके से एक छोटी सी एक्सरसाइज नंबर 3 है, जरा इसको भी देख लो, बहुत छोटी सी है, मुझे लग रहा है। हरी सेड कॉमा के स्थान पर डेट, आई कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा हरी, एक लड़के का नाम है तो यहाँ पे आई चेंज कर देना बेटा ही में, ही के साथ बिल, और बिल का क्या हो जाएगा, वुड पनिश यू, यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप अपने मन में कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लो और मान करके इसको बदल सकते हो। नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ को हम बदल देते हैं किसमें, देन में। इसी तरीके से यहाँ पे सी सेड कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सी, तो यहाँ पे आई की जगह पर क्या हो जाएगा सी, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को और डिड को हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये हैड, हेयर का देयर, स्टरडे का दी प्रीवियस डे। सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यू, तो आई के स्थान पर यू रख लेंगे, हैज हैव को किस में बदल दोगे भाई, हैड में बदल दोगे, दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेट, यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यू, तो यू का यू ही रहेगा, बिल का वुड हो जाएगा, गो टू आगरा, टुमारो को आप चेंज कर दोगे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे में। इसी तरीके से सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही यहां पर आई के स्थान पर लिख जाएगा। कैन का कुड, नॉट, रीड, हेयर, इफ यू, यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा सी, सी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, सॉरी हर है तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी मेड अ नॉइस। यहां पर देखिएगा बताया गया है, ध्यान से देखो, सेड का सेड कॉमा के स्थान पर डेट, दीज का क्या हो जाएगा, दोज बॉयज, इज आर एम को बाज वर में, नॉट बीइंग डूइंग वेल। इसके बाद सेड का सेड कॉमा के स्थान पर डेट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, बिल का वुड, कम, हेयर का देयर, नेक्स्ट का दी फॉलोइंग वीक हो जाएगा, नेक्स्ट का दी फॉलोइंग। सेड टू का टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेट, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका यू है तो आई जो है वो आई के स्थान पर यू रख लीजिएगा, यू के अनुसार बिल, और बिल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट रीड, यू योर, सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका हिम, तो यहाँ पे हिम का पॉजिटिव केस हिज होता है, हिज बुक, टुडे का डेड डे, टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। इसी तरीके से यहाँ पे डेट लगा लोगे, आई फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पहले से ही आई है
तो आई ही रहेगा। हैज हैव का हैड, नॉट, डन, दिस का क्या हो जाएगा डेड। यहां पर भी सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, कॉमा के स्थान पर डेड। यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो यहां पे क्या कर लेंगे हम आई कर लेंगे, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस हमको चाहिए मी। और हमने बताया जब भी कहीं पर दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड लगी हुई हो तो इसको हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो हमको डिड मिल गया और डिड चेंज हो जाएगा हैड। नॉट लगाए तो उसके आगे हम भैया नॉट लगा लेंगे। सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। यू योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा मी, और मी का पॉजिटिव केस होता है माई बैग टू मी फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा यू, तो मी के स्थान पर यू आ जाएगा। और स्टरडे का क्या होता है दी प्रीवियस डे। तो हम जो स्टरडे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम किस में चेंज कर देंगे दी प्रीवियस डे में। अब स्पेशल रूल थोड़े समझ लो। इनको समझने के बाद भाई थोड़े से स्पेशल रूल समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कुछ नियम ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल रूल कहते हैं। यहां पर समझो जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हिंदी में साधारण वाक्य। ओके, इस प्रकार समझने में ये सरल होते हैं। इनकी बनावट कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहले इनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और खत्म फुल स्टॉप पर होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरीके के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। ठीक है, इसमें थोड़ा असर्टिव को डिफाइन किया गया है। असर्टिव में एक असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं तो दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इज समथिंग या अफर्मेटिव मैनर, और दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही हमारे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। ठीक है, बस फर्क कितना होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नॉट लगने से नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव सकारात्मक होता है और नेगेटिव नकारात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं कितना बचा है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है भाई। हाँ, अब ठीक है, असर्टिव पूरी तरीके से हो गया। ठीक, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से बढ़िया करके। ठीक है, इंट्रोगेटिव को कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि असर्टिव में जितना आता है लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो बाकी कल की जो वीडियो रहेगी वो हमारी इंट्रोगेटिव पे रहेगी। इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जय हिंद जय भारत साथियों।